हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 6 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में जो लल्लन टॉप प्रश्न दिए गए हैं, इससे आप सभी को एग्जाम में नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बस आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पहले प्रश्न से लेकर लास्ट प्रश्न तक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है और लल्लन टॉप प्रश्न उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट क्वेश्चन का पहला नंबर है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स को घोषित कर दिया गया है। इसमें जो है ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए व बी दोनों लोग जो है फ्यूजन बैंड शक्ति से संबंधित हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 अब की बार इसका 66वां क्रम है और इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो हर साल इसका आयोजन किया जाता है, लॉस एंजल्स यूएसए में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार जो है ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में 3 अवार्ड जीते हैं जाकिर हुसैन और 2 अवार्ड जीते हैं राकेश चौरसिया, जो कि बांसुरी वादक हैं। अगर बात करें शक्ति फ्यूजन बैंड, इसका जो एल्बम है दिस मोमेंट, इसे जो है द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। शक्ति फ्यूजन बैंड के अंतर्गत कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो शंकर महादेवन शामिल हैं, जाकिर हुसैन शामिल हैं, गणेश राजगोपालन शामिल हैं और सेल्वा गणेश। तो ये चारों लोग जो है शक्ति फ्यूजन बैंड में शामिल हैं। इन्हें जो है अभी हाल ही में इनके एल्बम दिस मोमेंट के लिए द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2024 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेस्ट एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेस्ट एल्बम का पुरस्कार दिया गया है टेलर स्विफ्ट को। इनका उपन्यास का नाम है मिडनाइट। तो मिडनाइट के लिए टेलर स्विफ्ट को बेस्ट एल्बम का पुरस्कार दिया गया है और कुछ दिनों पहले इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से भी सम्मानित किया गया है टेलर स्विफ्ट को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हाल ही में किस शास्त्रीय, ये हमारा लल्लन टॉप प्रश्न है, अभी हाल ही में किस भारतीय नृत्य की कलाकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में 5 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका नाम देख लेते हैं। तो पहले बैजंती माला हैं, दूसरे चिरंजीव हैं, तीसरे पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं और चौथे वेंकैया नायडू हैं और 5वें बिंदेश्वर पाठक हैं। तो इसमें कलाकार कौन है? तो बैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम जी ये कलाकार हैं किस चीज़ के? भारतनाट्यम के ये दोनों कलाकार हैं। चिरंजीवी ये साउथ के अभिनेता हैं, वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और बिंदेश्वरी पाठक ये सामाजिक सुधार व्यक्ति हैं। इसके बाद देख लेते हैं, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? तो टी बाला सरस्वती जी को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। भरतनाट्यम की शुरुआत करने वाली कलाकार कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रुक्मणी देवी। ऑस्कर अवार्ड 2023 किस सॉन्ग के लिए मिला था? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 किस सॉन्ग को मिला था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? इस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर थे एम किरवानी साहब, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। अगर बात करें कि यह किस मूवी का सॉन्ग है, तो यह RRR मूवी का सॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, RRR मूवी सॉन्ग का यह मतलब RR मूवी सॉन्ग का ये है नाटू नाटू सॉन्ग। इसे जो है 2023 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड्स किसे प्राप्त हुआ था? तो भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड्स मिला था पंडित रविशंकर जी को, जो कि सितार वादक हैं। इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड्स प्राप्त हो चुका है और भारत रत्न इन्हें मिला था 1999 में। ये भी आपको याद रखना है। 2023 में ग्रैमी अवार्ड्स किसे प्राप्त हुआ था? तो भारत के हैं रिकी केज। इन्हें जो है 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और 2023 में रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड्स मिला था। और इनके किस उपन्यास के लिए? तो डिवाइन टाइड के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया था। टेलीविज़न की खोज किसने करी थी? तो JL बियर्ड ने टेलीविज़न की खोज करी थी। टेलीविज़न के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो एमी अवार्ड जो है यह टेलीविज़न से संबंधित होता है, जबकि ग्रैमी अवार्ड्स यह म्यूजिक के लिए संबंधित है। सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं हमारा,
ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व में जो है भारत को दूसरा स्थान मिला है। तो वो कौन व्यक्ति हैं? तो मुकेश अंबानी। वो मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियन इंडेक्स में दूसरा स्थान दिया गया है। इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में पहला स्थान मिला है हुआ टेंग सा को पहला स्थान मिला है। ये कहाँ के हैं? तो ये हुआ टेंग सा ये चीन के हैं। इनकी कंपनी का नाम है टेंसेंट कंपनी। इन्हें जो है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया है, जबकि दूसरा स्थान मिला है मुकेश अंबानी को। ये रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स में जो है किस बात की उल्लेख की जाती है? इसमें कर्मचारी, निदेशक और समाज हित के लिए प्राथमिकता, जो कंपनी अपने सामाजिक जो उसमें कार्यरत कर्मचारी होते हैं, उसके निदेशक होते हैं और समाज के लिए वो कंपनी कितनी अच्छी तरह से कार्य कर रही है, उस मामले में जो है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जो है अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो किस कंपनी के मालिक जो है अपने कर्मचारियों को और अपने समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं। तो इस मामले में पहला स्थान मिला है हुआ टेंग सा चीन के जो हैं और इनकी कंपनी का नाम है टेंसेंट, और दूसरा स्थान मिला है मुकेश अंबानी को, जो कि रिलायंस के मालिक हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में देख लेते हैं भारत की रैंक कौन सी है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 53। नेक्स्ट है आपका शेयर मार्केट में भारत की रैंक है 4th नंबर पर। और अगर बात करें कि पहले नंबर पर आपका यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर आपका रूस है और चौथे नंबर पर अपना भारत है और 5वें नंबर पर वियतनाम है। ठीक है, सॉरी एस नहीं रहेगा, ये इंडिया रहेगा। ठीक है, और इसके बाद वियतनाम रहेगा। पहले वियतनाम चौथे नंबर पर था और अपना भारत 5वें पर था, लेकिन 2024 में भारत चौथे नंबर पर आ गया है, वियतनाम 5वें नंबर पर चला गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें यह बताया जाता है किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। यानी भारत जो है अपनी पासपोर्ट लेकर किसी भी देश में बिना वीज़ा अप्लाई किए ये 80 देशों में एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत है? भारत का जो है हेनले पासपोर्ट्स में 80वें नंबर पर है, जबकि ग्लोबल नवाचार इंडेक्स में भारत जो है 40वें नंबर पर है। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ओलेग कोनो ने। ठीक है, अब बता दें कि ये 878 दिन और 12 घंटे अंतरिक्ष में बिता चुके हैं, अभी भी ये अंतरिक्ष में ही हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। और ये कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। पहले यह रिकॉर्ड जो है कितना था? तो पहले था 878 दिन 11 घंटे था, लेकिन फिलहाल अभी जो है वर्तमान में यह रिकॉर्ड टूट गया है और यह अभी हो गया है 878 दिन 12 घंटे हो गया है। और यह किसके नाम है? ओलेग कोनो के नाम से है, ओलेग कोनो के नाम है। और यह रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्हें जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी से स्पेस में भेजा गया था? तो रॉसकॉस्मोस एजेंसी से इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है क्रिस्टिना कोच। तो चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टिना कोच है। और इन्हें जो है किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो नासा की स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा। चांद पर ये पहली महिला बन जाएंगी। और यह किस मिशन के तहत जाएंगी? तो आर्टेमिस मिशन सेकेंड के तहत ये चांद पर जाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है, मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मार्स मिशन रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला है अक्षरा कृष्णमूर्ति। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर अपना चंद्रयान 3 लैंड किया था। इसी की याद में जो है हर साल अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यह वोल्गा नदी है। अगर बात करें एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो यह यूराल पर्वत हो जाएगा। नदी पूछे तो वोल्गा, पर्वत पूछे तो यूराल। ये वोल्गा नदी यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में करेंगे। तो भारत ऊर्जा सप्ताह यह दूसरा क्रम है, यानी कि यह दूसरी बार इसका उद्घाटन किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। और यह जो है 6 से 9 फरवरी तक चलने वाला ऊर्जा सप्ताह है। अगर बात करें पहली बार यह कब मनाया गया, तो पहली बार भारत ऊर्जा सप्ताह दिवस मनाया गया था 2023 में, और इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। इस बार जो है इसमें 6 देशों के मंडप लगेंगे। तो अब की बार जो है 6 देशों के मंडप लगेंगे, और ये 6 देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए, यूके, रूस, नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी। तो इन 6 देशों के मंडप कहाँ लगेंगे? गोवा में लगने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह 1 फरवरी को किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे यह 2 फरवरी को किया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पर? ईरान में। रामसर कन्वेंशन किस से संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए किया गया कन्वेंशन था, जो कि कब किया गया था? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में किया गया था। ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पर जो है रामसर कन्वेंशन किया गया था। अगर बात करें वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, तो 80 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कितना है? तो 14 है। और दूसरे नंबर पर यूपी है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपका तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। नेक्स्ट है, वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह 13 फरवरी को किया जाता है। और नेक्स्ट एक और मनाया जाता है 13 फरवरी को ही, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और किसकी याद में? तो सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के दिन 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और दूसरा वर्ल्ड रेडियो डे, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 फरवरी को किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 28 फरवरी को किया जाता है, सीवी रमन के याद में। 5वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगर बात करें कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, तो यह आसाम में है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। तो कामाख्या कॉरिडोर परियोजना कहाँ से संबंधित है? असम राज्य से। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना, इसका जो है आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? असम में रखी गई है। यहाँ पे जो है कामाख्या मंदिर में जो है योनि की पूजा की जाती है। यहाँ से जो है मनुष्य और सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसकी यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कामाख्या मंदिर में जो है अम्बुबाची का मेला भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अम्बुबाची का मेला कहाँ, किस राज्य में लगता है? असम में लगता है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, और इस तरह से पूछ सकता है कि कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो अम्बुबाची का मेला लगता है। अगर बात करें कामाख्या कॉरिडोर परियोजना को किस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, तो पीएम डिवाइन योजना के तहत इसको जो है विकसित किया जा रहा है। क्योंकि पीएम डिवाइन योजना के तहत इसमें जो है 6,000 करोड़ रुपए को प्रस्तावित किया गया था। और इसके तहत जो है, इस योजना के तहत उत्तर पूर्व भारत को विकसित करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक और योजना की शुरुआत की गई थी। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना के साथ साथ गुवाहाटी में जो है यूनिटी मॉल की भी शुरुआत की जाएगी, ऐसा पीएम मोदी जी ने कहा है, ताकि यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके। अगर बात करें भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे ओपन हुआ था, तो उज्जैन में हुआ, मध्य प्रदेश में। अगर बात करें असम के सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा जी हैं। और असम के गवर्नर कौन है, तो गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं। असम की राजधानी का नाम है दिसपुर। और असम का क्लासिकल डांस है सत्तरिया, जो कि भारत का नवीनतम क्लासिक डांस है। असम का फोक डांस कौन सा है, तो बिहू और बगरुम्बा यहाँ का फोक डांस है। अब देख लेते हैं कि असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो मानस, रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग और देहिंग पटकई, ये जो है असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में, क्योंकि एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन महाराष्ट्र में किया जा रहा है। अगर बात करें किस नगर में या फिर किस जिले में, तो संभाजी नगर में। यहीं पर जो है पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। और किसे मिला था, तो जावेद अख्तर जी को 2024 का पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
अगर बात करें एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, यह जो है अभी पिछले साल फिर से शुरू किया गया था, क्योंकि इस पर जो है 7 सालों का बैन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन 2023 से फिर से यह शुरुआत किया गया है। इसमें जो है अगर बात कर लेते हैं कि शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव, ये दोनों उत्सव को मतलब किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत करी थी। तो शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत किसने करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, और उनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र के जो शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है उसके नाम है लावनी, तमाशा, लेजिम। ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो एकनाथ शिंदे जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म फेयर महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ, गोवा में हुआ था, जो कि 54वें क्रम का था। यहाँ पर जो है गोल्डन पीकॉक का अवार्ड दिया गया था एंडलेस बॉर्डर्स को, और यहीं पर जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था माइकल डगलस को। फिल्म फेयर अवार्ड में हाल ही में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है, तो फिल्म फेयर अवार्ड में अभी हाल ही में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है, तो 12 फेल जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो यह मिला है रॉकेटरी को। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सरदार ऊधम सिंह को मिला है। 7वां प्रश्न हमारा, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई मेट्रो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पहल, इसमें शामिल होने वाला जो है देश का पहला मेट्रो कौन सा है, तो चेन्नई मेट्रो है, ये आपको याद रखना है। ONDC के तहत जो है यात्रियों को टिकट की सुविधा आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन ये बुकिंग कर सकते हैं, कैशलेस भी अगर हैं तो इसमें जो है सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएँ दी गई हैं जिसके द्वारा टिकट भी बुक कर सकते हैं और अपना डिजिटल बुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ONDC के तहत जो है शामिल होने वाला देश का पहला मेट्रो कौन सा बना है, तो चेन्नई मेट्रो बना है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा नमो भारत यह किस प्रकार का ट्रेन है, तो RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वाली ट्रेन है। इसका उद्घाटन अगर करें यानी कि नमो भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक यह चलने वाली है, तो दिल्ली से मेरठ, मेरठ से गाजियाबाद के बीच यह नमो भारत ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अटल सेतु। अटल सेतु समुद्र के ऊपर बना भारत का सबसे बड़ा पुल है। तो अटल सेतु क्या है, तो यह समुद्र के ऊपर बना भारत का सबसे बड़ा पुल है जिसकी लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर है। यह कहाँ पे बना है, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में बना है। आप अगर देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से आपका महाराष्ट्र का जो मैप है इस प्रकार से, फिर इसके बाद आपका हो जाता है ये तमिलनाडु का एरिया। ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है आपका हो जाता है मुंबई, और इसके यहाँ पे हो जाते हैं नवी मुंबई। तो मुंबई से नवी मुंबई के बीच जो है अटल सेतु को शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पुल कहाँ पे बनी है, समुद्र के ऊपर बना है। तो भारत का सबसे बड़ा जो है समुद्री पुल कौन सा है, अटल सेतु है। इसकी टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। तो यह आपको याद रखना है, कहाँ से, मुंबई से यह नवी मुंबई के बीच में बना है महाराष्ट्र में, यह आपको याद रखना है। अगर बात करें कि नदी के ऊपर बना भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका है, जो कि असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच यह बनाया गया है। ठीक है, तो अगर नदी के ऊपर पूछे तो भूपेन हजारिका हो जाएगा, अगर समुद्र के ऊपर पूछे तो अटल सेतु हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। PM ई बस योजना के तहत कितने हजार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है, तो 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है, ये आपको याद रखना है, 10,000 है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं, तो किस राज्य की पहली महिला वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड की। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है IAS राधा रतूड़ी जी बनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी जो है कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो यह कल के करंट अफेयर में बताया गया था, तो रितु बहारी जी बनी है। तो दोनों याद रखना है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, IAS राधा रतूड़ी, जबकि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो IPS
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो जस्टिस रितु बहारी जी बनी है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों करंट का क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना है। अगर बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगर बात करें उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था। और जो है उत्तराखंड का निर्माण किस राज्य से किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, जो पहाड़ी वाले जिले थे उन 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था सन 2000 में। अगर बात करें उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर धामी जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, CISF की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? IPS नीना सिंह बनी है। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो IPS रश्मि शुक्ला बनी है। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं प्रमिला मलिक जी। और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो तमिलसई सौंदर्य राजन हैं, जो कि ये महिला हैं, ये आपको याद रखना है। तो तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो महिला हैं तमिलसई सौंदर्य राजन हैं। अगर तेलंगाना के सीएम की बात करें तो रेवंत रेड्डी जी हैं, रेवंत RD यानी रेवंत रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न है, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? या फिर देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बापू टावर स्थापित किया गया है पटना में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बापू टावर यह कहाँ पे बना है? तो पटना में बना है। बापू टावर की में जो है 6 मंजिला इमारत की बनाई गई है और इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 120 फीट है। यह बापू टावर जो है यह महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है और इसमें जो है यह किससे बना है? तो यह तांबे से बना है। ठीक है, और यह कितने मंजिला की है? तो 6 मंजिला की है, ऊंचाई 120 फीट है। तो आपको याद रखना है बापू टावर कहाँ पे है? पटना में है, जो कि तांबे से बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा है। यह जो है 6 मंजिला बनाई गई है और इसकी ऊंचाई टोटल 120 फीट है। अब महात्मा गांधी से संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटना देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह यह कब हुआ था? तो 1917 में। और चंपारण जगह कहाँ पे है? तो बिहार में है। और चंपारण सत्याग्रह में जो है किसका विरोध किया गया था? तो नील की खेती का विरोध किया गया था। ठीक है, अगर बात करें कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने बुलाया था चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यानी कि शुरू हुआ था कब? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इसी दिन जो है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने एक बार करी थी 1924 में। और कौन सी अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने पहली बार करी थी 1924 में। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं करी। केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? महात्मा गांधी जी को दी गई थी। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और इसी दिन जो है इसी मतलब, और अगर बात करें कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में शुरू किया गया था। लेकिन असहयोग आंदोलन भी कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। कहाँ पर? गोरखपुर में। तो फिर कुछ जो है ग्रामीणों के द्वारा थाने में आग लगा दी जाती है। तो इस कारण जो है महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन भी बंद कर देते हैं। और यह कब बंद होता है? तो 5 फरवरी 1922 को बंद भी हो जाता है। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस जिसका नाम है नीतीश, किसने लॉन्च की है? तो नीतीश से आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कहाँ लॉन्च हुआ है, तो या बिहार में लॉन्च हुआ है। तो आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश के कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो बिहार राज्य में लॉन्च हुआ है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो नीतीश डिवाइस यह क्या है? यह एक लॉकेट है, जैसे आप गले में कोई जंतर की तरह नहीं पहनते हैं, उसी तरह से यह एक डिवाइस है जिसका नाम है नीतीश। और यह कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो बिहार में लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपदा प्रबंधन है, तो यानी कि आपदाओं में जो है जैसे बिजली गिरना या फिर बाढ़ आना, उस समय जो है यह नीतीश डिवाइस जो है अगर आप अपने गले में पहन के रखते हैं तो उस समय अगर आप पे बिजली गिरनी होती है या फिर बाढ़ आने की कोई संभावना होती है तो उस समय इस डिवाइस में जो है अलार्म बज जाएगा, यानी कि ये आपको चेतावनी दे देगी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो नीतीश डिवाइस किससे संबंधित है? तो यह आपदा से संबंधित है, यह आपको याद रखना। यह एक लॉकेट है। ठीक, तो आपको याद रखना है नीतीश जो है चेतावनी कहाँ पे, मतलब नीतीश डिवाइस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बिहार में लॉन्च किया गया है। आज का आखिरी देख लेते हैं। डॉक्टर बीना मोदी को मिला आउटस्टैंडिंग बिजनेस वोमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। तो 2023 में बिजनेस
आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर बीना मोदी को दिया गया है। स्टूडेंट, आज के कंटेंट कुछ ज़्यादा थे, इस वजह से वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी भी बन गई हो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।